सो वेलकम फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मेरा क्वेश्चन है कि जब बात पैसे की आती है, फाइनेंशियल्स की आती है, मनी मैनेजमेंट की आती है, इन्वेस्टमेंट की आती है, तो इन सारी चीज़ों में यानी कि फाइनेंशियल वर्ल्ड में हिस्ट्री का क्या रोल है, आपको इसका जवाब देना है। जैसे हम हिस्ट्री देखते नहीं है, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले उसका पास्ट रिकॉर्ड देखते हैं, किसी भी बैंक में पैसा लगाने से पहले उसके पास्ट रिकॉर्ड देखते हैं, और हर चीज़ मतलब हम इतिहास में झांक कर जरूर देखते हैं कि इकोनॉमी पिछले 10 साल में कैसी रही है। तो मैं आपको 2 ऑप्शन दूंगा, उसमें से आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है कि कौन सा एक्यूरेट है। आंसर तो दोनों ही सही है, बट एक्यूरेट कौन सा वो आपको सिलेक्ट करना है। दोनों में से पहला ऑप्शन है माय डियर फ्रेंड कि जो गलती हमने पास्ट में करी वो हम फ्यूचर में ना दोहराएं, इसलिए हम हिस्ट्री को देखते हैं। और दूसरा है कि हम हिस्ट्री को हैज़ अ मैप ऑफ फ्यूचर कंसीडर करते हैं, इसलिए हम हिस्ट्री को देखते हैं कि भाई हिस्ट्री को देखकर हम अपने फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकें, इसलिए देखते हैं। तो आपको मुझे इन दोनों में से एक सिलेक्ट करके कमेंट में लिखना है। फिर से रिपीट करूँगा, पहला है मिस्टेक, डोंट रिपीट द मिस्टेक विच यू एक्चुअली डन इन योर पास्ट, पहला ये है। और दूसरा है कि हम हिस्ट्री को एज अ मैप ऑफ फ्यूचर कंसीडर करते हैं। तो इन दोनों में से आपके हिसाब से कौन सा एक्यूरेट है या फिर कौन सा थोड़ा सा टच करता है राइटनेस को, कमेंट सेक्शन में लिखो। आगे बढ़ते हैं और इसका जवाब आपको इस वीडियो में विद एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है कि जब भी फाइनेंशियल्स की बात आती है उसमें हिस्ट्री का, पास्ट रिकॉर्ड का, पास्ट का क्या रोल रहता है, आपकी आंखें खोलने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। सो माय डियर फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजी ऑफ मनी के चैप्टर 12 के बारे में, जिसका नाम है सरप्राइज। सरप्राइज नाम इसका जैसा है ना, ये चैप्टर भी वैसा है। इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस चैप्टर को जानने के बाद आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि सरप्राइज का मतलब क्या होता है। और जो अभी तक आप जैसे भी इन्वेस्टमेंट आपकी स्ट्रेटजी रही हो, पैसे को लेकर जो भी आपकी थॉट प्रोसेस रही हो, आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिलने वाला है इस वीडियो के अंदर। आइए जानते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, इस बुक की, इस चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं। तो जो शुरुआत में पहला पैराग्राफ है, हम वहीं से शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है जो इस चैप्टर में लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं। स्टैनफोर्ड प्रोफेसर स्कॉट सागन once said something, everyone who follows the economy or investment market should hang on their wall things that have never happened before happen all the time। इस लाइन पर मैं इसको फिर से रिपीट करूंगा क्योंकि ये इस पैराग्राफ की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। थिंग्स दैट हैव नेवर हैपेंड बिफोर हैपन ऑल द टाइम। मतलब जो स्टैनफोर्ड प्रोफेसर हैं स्कॉट सागन, वो कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द केसेस में जो फ्यूचर में चीज़ें होने वाली हैं वो वही होती हैं जो पास्ट में कभी नहीं हुई। मतलब समझ रहे हो कि थिंग्स दैट हैव नेवर हैपन बिफोर, जो चीज़ें पहले कभी नहीं हुई, हैपन ऑल द टाइम, आगे हर समय वही होती हैं। तो इनका सिंपल सा कहना है कि जो भी फ्यूचर में चीज़ें होने वाली हैं वो बिल्कुल पास्ट में क्या हुआ है उससे पूरी तरह से डिफरेंट होती हैं। सो माय डियर फ्रेंड, ऑथर ने एक और व्यक्ति का एग्जांपल इसमें लिया है, उनका एक कोट यूज़ किया है, उसको भी हम पढ़ते हैं। वो क्या कहते हैं इसके बारे में। रिचर्ड फेमन द ग्रेट फिजिस्ट once said, इमेजिन हाउ मच हार्डर फिजिक्स वुड बी इफ इलेक्ट्रॉन्स हैड फीलिंग्स। वेल, इन्वेस्टर्स हैव फीलिंग्स, quite a few of them, that's why it's hard to predict what they will do next based solely on what they did in the past। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ये फिजिस्ट है ना, रिचर्ड फेमन, वो पता क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि ज़रा सोच कर देखो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हमने फिजिक्स में पढ़े हैं, अपने 10th 11th क्लास में पढ़े हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। तो ज़रा सोच कर देखो, अगर इलेक्ट्रॉन्स के फीलिंग्स होती, अगर इलेक्ट्रॉन्स के अंदर फीलिंग्स होती तो जरा सोच कर देखो कि फिजिक्स को पढ़ना कितना मुश्किल हो जाता फिजिक्स को पढ़ना, लेकिन नहीं है। तो यहाँ पर इन्होंने यही बोला है कि जो इन्वेस्टर है, आप और हम जैसा जो इन्वेस्टर है, हमारे अंदर फीलिंग्स हैं। तो फ्यूचर में क्या होने वाला है, फ्यूचर में हम क्या करने वाले हैं, वो हम इस बेसिस पर डिसाइड नहीं कर सकते कि पास्ट में हमने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, पास्ट में हमारा क्या एक्सपीरियंस रहा है, ये इनका कहना है। अब हम इन दोनों की ही जो एक्सप्लेनेशन इन्होंने दिए हैं इस चीज़ को लेकर कि पास्ट का क्या रोल रहता है जब भी फाइनेंशियल की बात आती है, तो इसको हम थोड़ा सा और जस्टिफाई करते हैं और थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं और इसको और आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, आगे ऑथर बोलते हैं, टू डेंजरस थिंग्स हैपन when you rely too heavily on investment history as a guide to what's going to happen next। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली है। ऑथर ने कहा है कि जब आप और हम कंप्लीटली पूरी तरह से इस चीज़ पर डिपेंड हो जाते हैं कि पास्ट में क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्या हिस्ट्री रही है, उसके बेसिस पर
नेक्स्ट क्या होने वाला है उसको जब हम प्रेडिक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि आगे क्या होने वाला है, फ्यूचर में क्या होने वाला है, मार्केट कैसा रहेगा, इन सारी चीज़ों को जब हम पास्ट एक्सपीरियंस, सिर्फ और सिर्फ पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर डिसाइड करते हैं, तो माय डियर फ्रेंड 2 डेंजरस थिंग्स आपके साथ होती है। वो कौन सी है आइए समझते हैं। पहली है यू विल लाइकली मिस द आउटलायर इवेंट्स दैट मूव द नीडल द मोस्ट। मतलब आप उन आउटलायर इवेंट्स को मिस कर जाते हो जिसका एक बहुत बड़ा रोल रहता है हिस्ट्री को चेंज करने में। कैसे समझते हैं? अब यहाँ पर जो आउटलायर इवेंट्स हैं ये किसको बोला गया है? ये उन स्पेसिफिक इवेंट्स को बोला गया है जिसकी वजह से हिस्ट्री होती है। कैसे समझते हैं? जैसे ऑथर ने कुछ आउटलायर इवेंट्स के एग्जांपल दिए हैं, जैसे द ग्रेट डिप्रेशन, वर्ल्ड वॉर 2, द .com बबल, सितंबर 11, यानी कि जो 9/11 का अटैक हुआ था अमेरिका के अंदर, यूएस के अंदर, उसका भी जिक्र किया है। इसके साथ साथ द हाउसिंग क्रैश ऑफ द मिड-20s। तो ये कुछ जो हैं आउटलायर इवेंट्स ऑथर ने इसमें इंक्लूड करे हैं। अब एक चीज़ आप सोचिए, अब ना आपसे मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको मुझे बताना। अब जरा सोच कर देखिए जो आउटलायर इवेंट्स मैंने आपको गिनाए हैं, अगर ये अमेरिकन हिस्ट्री में नहीं होते तो आज अमेरिका कैसा होता? क्या आप प्रेडिक्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते। पता है क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जितने भी इवेंट्स हुए हैं, जितने भी आउटलेयर इवेंट्स हुए हैं, ये सभी के सभी ऐसे इवेंट्स थे जिनको प्रेडिक्ट करना एक तरह से इम्पॉसिबल था। अब जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, आपका 9/11 का जो अटैक हुआ था अमेरिका के अंदर, अब जब ये अटैक हुआ था, क्या आप मुझे बताइए कि जो अटैक हुआ था, क्या इसका प्रेडिक्शन पहले से किसी ने किया था कि ये अटैक होने वाला है? नहीं किया था। तो जैसे ही आपका 9/11 का अटैक हुआ था, तो अमेरिकन जो फेडरल रिजर्व है उसने माय डियर फ्रेंड तुरंत इंटरेस्ट रेट कट कर दिए थे। और जैसे ही इंटरेस्ट रेट कट किए, अब आपको पता है जैसे ही इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो लोग लोन ज़्यादा लेते हैं, यानी कि लेवरेज ज़्यादा करते हैं। तो लोगों ने क्या किया, जो आपके होम लोन्स होते हैं वो ज़्यादा लेना स्टार्ट कर दिया। ऑब्वियस सी बात है यार, इंटरेस्ट रेट कम होगी तो लोग ज़्यादा लोन लेंगे। तो उससे क्या हुआ, ओवर लेवरेजिंग हो गई, यानी कि लोगों ने इतना ज़्यादा लोन ले लिया कि उसको फिर वो रिपे नहीं कर पा रहे थे। और उसकी वजह से क्या हुआ, हाउसिंग मार्केट में बबल आ गया, यानी कि हाउसिंग मार्केट क्रैश हो गई। ऑब्वियस ही बात है, जब लोन रिपेमेंट नहीं कर पाओगे तो हाउसिंग मार्केट क्रैश होनी है। और जैसे ही हाउसिंग मार्केट क्रैश हुई, सीधा मार्केट क्रैश, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया 2008-2009 में। आपको सबको पता है 2008-2009 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस था वो सबसे बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस था, और वो इसी वजह से आया था। और जैसे ही फाइनेंशियल क्राइसिस आया, इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ा था जॉब मार्केट पर। अब ऑब्वियस ही बात है, आपको समझिए, जब किसी भी कंपनी के पास पैसा ही नहीं है उसको सस्टेन करने के लिए, तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को कहाँ से पैसा पे करेगी? तो यानी कि सीधी सी बात है, फायर करेगी। तो वहाँ पर फिर बेरोज़गारी बढ़ गई। अब जब बेरोज़गारी बढ़ती है तो आदमी का ध्यान कहाँ जाता है? ज़्यादा पढ़ो। जब आपके पास हायर एजुकेशन होगी तो आपके नौकरी लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वहाँ से लोगों ने हायर एजुकेशन पर जाना शुरू कर दिया। और जब लोग हायर एजुकेशन पर गए तो वहाँ से डायरेक्टली जो एजुकेशन लोन था उसकी डिमांड बढ़ गई। जैसे ही एजुकेशन लोन की डिमांड बढ़ी, वहाँ के जो एजुकेशन लोन के इंटरेस्ट रेट थे वो बढ़ा दिए गए। तो अब आप एक चीज़ देखिए कि 9/11 का जो अटैक हुआ उससे कितना बड़ा फ़र्क पड़ा। मतलब आप देखिए, एक आउटलायर इवेंट जिसका किसी ने प्रेडिक्शन नहीं किया, उससे वो सारी घटनाएं हुई जिनका हम प्रेडिक्शन करते हैं। हम सबको पता है यार, मार्केट क्रैश होगी, फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा, रिसेशन होगा, ये सारी चीज़ें होंगी, तो इनका तो हम प्रेडिक्शन कर लेते हैं, लेकिन हम उसका प्रेडिक्शन नहीं कर पाते जैसे कि 9/11 का अटैक हुआ। तो यहाँ पर ऑथर यही कहते हैं कि जब हम इस तरह की चीज़ों का प्रेडिक्शन करना शुरू कर देते हैं, हाउसिंग मार्केट क्रैश, मार्केट नीचे गई, ऊपर गई, इंटरेस्ट रेट कट हुए, बढ़े, तो इससे क्या होता है कि हम उस चीज़ को अवॉइड कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं जो सबसे बड़ा आउटलायर इवेंट था, यानी कि 9/11 का अटैक, और इसको इग्नोर कर देते हैं। इससे एक सबसे बड़ा जो लॉस होता है हमारे लिए वो ये होता है कि हम सरप्राइज़ को मिस कर देते हैं। हम सरप्राइजेस पे ध्यान नहीं देते। हम फिर क्या करते हैं, जितने भी पास्ट एक्सपीरियंसेस हमारे साथ हुए, हम उसके बेसिस पर अपने फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना शुरू कर देते हैं, और हम ऐसे आउटलायर इवेंट्स को मिस कर देते हैं। ये आउटलायर इवेंट्स कौन से? सरप्राइज। 9/11 का अटैक हुआ जो कि किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था, वो एक तरह से सबके लिए सरप्राइजिंग इवेंट था, इसलिए इसको आउटलायर इवेंट बोला गया माय डियर फ्रेंड। अब आप मुझे बताइए कि फ्यूचर में, आप सब छोड़ो, आप मुझे बताइए कि जब ये 9/11 का अटैक हुआ था उसके पहले किसी ने ये सोचा भी होगा कि 9/11 का अटैक होने वाला है? किसी ने सोचा होगा? लेकिन ये चीज़ें तो सबके दिमाग में होगी कि मार्केट नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, ये सारी चीज़ें तो सबको पता होगी, बट वो 9/11 का अटैक किसी के माइंड में नहीं होगा। वो एक सरप्राइजिंग इवेंट था। तो यहाँ पर ऑथर ने यही समझाने की कोशिश करी है कि जब आप पूरी तरह से पास्ट चीज़ों पर डिपेंड हो जाते हो, उससे फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना शुरू कर देते हो,
तो वहाँ पर आप आउटलायर इवेंट्स को मिस कर जाते हो, यानी कि उन सरप्राइजेस को मिस कर जाते हो जो फ्यूचर में आपको नहीं पता कब आपके सामने आ जाए। ये जो वर्ल्ड है ना, सरप्राइजों से भरा पड़ा है। आपको नहीं पता कि नेक्स्ट कल आपके साथ क्या होने वाला है, और आप पता चले पुरानी चीज़ों से ही अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहे हो। तो इस चीज़ को आपको समझना है। अब हम दूसरी चीज़ की बात करते हैं। तो जो दूसरी चीज़ है माय डियर फ्रेंड, वो है हिस्ट्री कैन बी अ मिसलीडिंग गाइड टू द फ्यूचर ऑफ अ इकोनॉमी एंड स्टॉक मार्केट बिकॉज इट डजेंट अकाउंट फॉर स्ट्रक्चरल चेंजेस दैट आर रिलेवेंट टू टूडेज वर्ल्ड। समझिए इस चीज़ को, बहुत प्यारी चीज़ है। हिस्ट्री मिसलीडिंग हो सकती है जब बात आती है इकोनॉमी की और स्टॉक मार्केट की। क्यों? इसलिए हो सकती है कि ज़रूरी नहीं जो पास्ट में एक्सपीरियंस जो भी आपने किया है, जो पास्ट रहा है, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आज के समय में जो चीज़ रिलेवेंट है उसका अंदाज़ा आप पास्ट से लगा सको। इस चीज़ को आप रिलेट कर पा रहे हो? आज के टाइम पर किस चीज़ की रिलेवेंसी ज़्यादा है, कौन सी चीज़ ज़्यादा रिलेवेंट है, इसका अंदाज़ा आप पास्ट जो एक्सपीरियंसेस आपके रहे उससे नहीं लगा सकते। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। 1991 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया, 2001 में आया, 2008-9 में आया। अब आप देखिए, आप नोटिस करिए, 1991 में आया फाइनेंशियल क्राइसिस, उसके बाद 2001 में आया, फिर 2008 और 9 में आया। तो आप देख रहे हो कि हर 8 और 9 साल के गैप के बाद रिसेशन आ रहा है, मार्केट क्रैश हो रही है, फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहा है। लेकिन 2008-9 के बाद आज 2024 हो चुकी है, ऑलमोस्ट 15 से 16 साल हो गए। अब आप ज़रा सोच कर देखिए कि अगर आप ये सोच कर बैठ जाओ कि हर 8-9 साल में मार्केट क्रैश होती है, तो आज आपकी रिजल्ट क्या होगा? आप खुद सोचिए कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या होगी अगर आप इस तरीके से अपनी इस साइकिल को फॉलो करोगे। तो 15-16 साल से कोई क्रैश ही नहीं है मार्केट में। चीज़ें बदल गई कि नहीं बदली? अगर मैं आपको बताऊं, आज के टाइम पर वीसी, वेंचर कैपिटल, आप सभी जानते होंगे, तो आज जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं जो स्टार्टअप कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए वीसी एक मोटिवेशन के तौर पर बन गए। उन्हें पता है मेरे पास आइडिया है, मैं स्टार्टअप लेकर आऊँगा, आइडिया लोगों के सामने रखूँगा, तो वहाँ से मुझे फंडिंग मिलेगी। फंडिंग कौन देता है? वीसी, वेंचर कैपिटल। तो आज वेंचर कैपिटल यूथ के लिए, यंग बिजनेस एंटरप्रेन्योर के लिए एक मोटिवेशन का तौर पर काम कर रहे हैं, एक मोटिवेशन के तौर पर काम कर रहे हैं। एक टाइम ऐसा था जब वीसी नाम की कोई चीज़ ही नहीं हुआ करती थी, कोई नहीं जानता था वीसी क्या होती है, वेंचर कैपिटल क्या होता है, कोई नहीं जानता था। तो अब आप सोचिए कि अगर आप उस पास्ट के बेसिस पर आज प्रेडिक्ट करते चीज़ों को, तो चीज़ें आज बिल्कुल बदल चुकी हैं। आज वीसी आ चुका है, जो कि एक तरह से लोगों के लिए सरप्राइजिंग है। एक और बताता हूँ, S&P 500, जैसे इंडिया के अंदर आपका इंडेक्स फंड है, निफ्टी सेंसेक्स हुआ, वैसे ही S&P 500 इंडेक्स फंड है आपके अमेरिका का, यूएस का। तो 1976 तक S&P 500 के अंदर कोई भी फाइनेंशियल स्टॉक नहीं था, 1% भी फाइनेंशियल स्टॉक नहीं था इसके अंदर। आज ऑलमोस्ट 16% जो शेयर है, जो पार्ट है पूरे S&P 500 इंडेक्स फंड का, उसका 16% फाइनेंशियल स्टॉक कवर करते हैं। ज़रा सोच कर देखो, अगर आप उस एक्सपीरियंस के हिसाब से आज प्रेडिक्ट करते तो आज आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या होती? आप अगर उस एक्सपीरियंस, उस हिस्ट्री को लेकर बैठ जाते और उस हिसाब से आज प्रेडिक्शन करते कि भाई आने वाले 10-20 साल बाद ऐसा होगा, तो आप खुद सोचिए कि आज आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी होती, आपका प्रेडिक्शन कैसा होता। आज चीज़ें बदल गई। फाइनेंशियल मार्केट में ऐसी ग्रोथ आई है जिसकी वजह से 16% कवर कर चुकी है फाइनेंशियल मार्केट, जो कि लोगों ने सोचा तक नहीं था। आज आप देख रहे हो एआई, अब एआई एक टाइम पर था ही नहीं। अब उस समय आप फ्यूचर प्रेडिक्ट करते पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर, तो आप एआई के बारे में सोचते भी नहीं। चीज़ें क्या होती हैं, समय के साथ बदलती हैं, और इस बदलने को सरप्राइज बोला जाता है। और सरप्राइज कभी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। कोई भी चीज़, जिस चीज़ को आप एंटिसिपेट नहीं कर पा रहे हो, उसे सरप्राइज बोला जाता है। 9/11 का अटैक एक एंटिसिपेटेड इवेंट था, उसको किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया, वो एक सरप्राइज इवेंट था, लेकिन उसकी वजह से इतने सारे चेंजेस आए, पूरी फाइनेंशियल मार्केट बदल गई थी। ऐसे ही माय डियर फ्रेंड, आपको नहीं पता आने वाले समय में किस तरीके के सरप्राइज आपके सामने आ जाएं। यहाँ पर ऑथर सिंपल बोलना चाहते हैं कि पास्ट में क्या हुआ है, कैसी हिस्ट्री रही है, कैसी आपकी इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस रहा है, उस बेसिस पर आप ये डिसाइड बिल्कुल ना करें कि भाई आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या सरप्राइज आपके सामने आ जाए, आपको नहीं पता। ये सेकंड पॉइंट ऑथर का बोलता है। अब यहाँ तक जो स्टोरी पूरी रही है, इससे हमें ये समझ में तो आ गया कि भाई हमें जब भी पैसे की बात आती है, इकोनॉमी की बात आती है, इन्वेस्टमेंट की बात आती है, तो वहाँ पर हमें पूरी तरह से हिस्ट्री या पास्ट एक्सपीरियंस पर डिपेंड नहीं करना। पास्ट रिकॉर्ड क्या रहा है, हिस्ट्री क्या रही है, उससे हमें ये जस्टिफाई नहीं करना कि फ्यूचर कैसा रहने वाला है। तो फिर क्या करें? फिर हिस्ट्री का रोल क्या है? कुछ तो रोल होगा भाई। अगर पिछले 10-20 साल गुजरे हैं तो उसका कुछ तो रोल रहा होगा। उससे हम सीखे क्या
क्या रोल है हिस्ट्री का, अब मैं आपको वो बताता हूँ। बिल्कुल ऑथर ने बहुत प्रैक्टिकल वे में समझाया है। अब यहाँ पर माय डियर फ्रेंड ऑथर कहते हैं दैट डजंट मीन वी शुड इग्नोर हिस्ट्री व्हेन थिंकिंग अबाउट मनी, बट देयर इज एन इम्पॉर्टेंट नुएंस। द फर्दर बैक इन हिस्ट्री यू लुक, द मोर जर्नल योर टेक अवे शुड बी। Journal things like people's relationship to greed and fear, how they behave under stress, and how they respond to incentive to be stable in time. The history of money is useful for that kind of stuff. मैं आपको समझाता हूँ, इसको बढ़िया तरीके से समझाता हूँ। आप गाड़ी चलाते हो, प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा, उससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। आप गाड़ी चलाते हो, तो जब आप गाड़ी चलाते हो तो आप मुझे खुद बताओ, गाड़ी चलाते समय, ड्राइव करते समय आपका मेन फोकस कहाँ पर होता है? आप जो फ्रंट मिरर है उस पर ज़्यादा फोकस रखते हो, या फिर जो आपके साइड मिरर है, जो रियर व्यू देते हैं, उस पर ज़्यादा फोकस करते हो? किस पर करते हो? ये आप सभी को पता है कि आपका मेन फोकस होता है फ्रंट मिरर पर, सामने, बिल्कुल आपका मेन डायरेक्शन जो फोकस है वो सामने है। फिर आप रियर व्यू की तरफ कितना देखते हो? बहुत कम देखते हो। आप क्या देखते हो? आप ये देखते हो कि मेरे लेफ्ट और राइट से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, आ भी रही है तो वो किधर जा रही है। तो इसके लिए आप यूज़ करते हो लेफ्ट राइट मिरर का। आपका मेन फोकस होता है सामने। ऐसे ही माय डियर फ्रेंड ऑथर ने बताया, हिस्ट्री का रोल सिर्फ आपके इन साइड मिररों की तरह है, एक जनरल टेक अवे लेने के लिए, ना कि उसे ये जस्टिफाई करने के लिए कि मेरे आगे क्या है। आप साइड मिरर देखकर, साइड व्यू देखकर ये जस्टिफाई नहीं कर सकते कि मेरे आगे कौन सी गाड़ी है, कितनी गाड़ी है, नहीं कर सकते। उसके लिए आपको आगे देखना ही पड़ेगा। आप इनसे सिर्फ एक जनरल टेक अवे ले सकते हो कि भाई मेरे दाएं और बाएं कौन सी गाड़ी है, कितनी गाड़ी है, कितना पास है। जब मैं ओवरटेक कर रहा हूँ या साइड ले रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो मुझे लेफ्ट राइट देखना पड़ता है, बस मेरा मेन फोकस फ्रंट पे होता है। वैसे ऑथर कहते हैं कि जब भी हिस्ट्री की बात आती है, पास्ट एक्सपीरियंस की बात आती है, तो वहाँ पर आपको स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। स्पेसिफिक चीज़ों को लेकर आपको ये प्रेडिक्ट नहीं करना कि फ्यूचर कैसा रहने वाला है। स्पेसिफिक चीज़ें कैसे? जैसे मैं आपको बताता हूँ, स्पेसिफिक चीज़ों में आपकी ये सारी चीज़ें आ जाती हैं जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुए, ठीक है, मार्केट नीचे गया, ऊपर गया, हाउसिंग बबल हुआ, 2008 में क्रैश आया, 1991 में क्रैश आया, ठीक है, 2001 में क्रैश आया, तो आपको दिख रहा है कि 8-8 साल में क्रैश आ रहा है। तो ये आपके पर्टिकुलर इवेंट हो गए, स्पेसिफिक इवेंट हो गए। तो इनके बेसिस पर आप ये डिसाइड ना करें कि फ्यूचर कैसा रहने वाला है। तो यहाँ पर आप अगर कुछ पास्ट से लें तो वो जनरल टेकअवेज। जनरल टेकअवेज कैसे? अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, मार्केट क्रैश हुआ, मार्केट नीचे आया, तो जब मार्केट नीचे आया उस समय जिन्होंने पैसा लगा रखा था मार्केट में, उनका क्या रिएक्शन रहा, मतलब उनका क्या रिस्पॉन्स रहा, उनके इमोशंस कैसे रहे। मार्केट नीचे ऊपर होने से फियर और ग्रीड का क्या रिलेशन बनता है? एक व्यक्ति फियर और ग्रीड को कैसे मैनेज करता है जब मार्केट नीचे जाता है तब, और जब मार्केट ऊपर जाता है तब। जब मार्केट नीचे जाता है एक व्यक्ति अपना पैसा खोता है, उस समय उस पर स्ट्रेस आता है, तो उस स्ट्रेस में वो कैसा फील करता है, ये चीज़ें आपको सीखनी है। देखो, सरप्राइज कदम कदम पर है, आपको नहीं पता फ्यूचर में कब कौन सा सरप्राइज आ जाए। कोई ऐसा सरप्राइज हो गया जिसमें सपोज करो आप अपना पैसा लॉस करके बैठ गए, आप पर स्ट्रेस आएगा, डिप्रेशन आएगा। अब आपको पास्ट से ये सीखना है कि इस स्ट्रेस को और इस डिप्रेशन को कैसे हैंडल करना है। तो यहाँ पर जो चीज़ प्रेडिक्ट करने वाली है वो है आपकी साइकोलॉजिकल इवेंट, आपकी साइकोलॉजिकल थिंकिंग। आपने देखा, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था कि एक व्यक्ति ने, शायद इससे 4-5 4th-5th चैप्टर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था। एक व्यक्ति ने एक रियल एस्टेट मार्केट जब बूम पर हुआ था तो उसने उस बूम से बहुत पैसा कमाया था। लेकिन उसने क्या किया कि जो रियल एस्टेट मार्केट में बूम आया था जिससे उसने पैसा कमाया, उसने उससे प्रेडिक्ट कर लिया कि भाई साहब अब स्टॉक मार्केट में भी ऐसा बूम आने वाला है। एंड व्हाट विल हैपन? स्टॉक मार्केट नीचे चला गया, उसने पूरा पैसा गवा दिया, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में गया, उस पर स्ट्रेस आया, एंड माय डियर फ्रेंड एट द एंड वो उस स्ट्रेस को झेल नहीं पाया, उसने सुसाइड कर ली। तो आपको ये सीखना है कि जब इस तरह की कंडीशन आए, जब स्ट्रेस की कंडीशन में हो, आप डिप्रेशन की कंडीशन में, आपने पैसा लॉस किया, उसमें आपको सर्वाइव कैसे रहना है, ये आपको दूसरों से सीखना है। वॉरेन बफेट 14 रिसेशंस को झेल के बैठे हुए हैं, तो उनसे आपको ये नहीं सीखना कि उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या है। आपको ये सीखना है कि जब रिसेशन आता है, उनका भी पैसा नीचे जाता है, तो उस समय उनके इमोशंस को वो कैसे हैंडल करते हैं, वो फियर और ग्रीड को कैसे मेंटेन करके रखते हैं, कैसे हैंडल करके रखते हैं, कैसे उनका यूज़ करते हैं। जब उनके ऊपर स्ट्रेस आता है, डिप्रेशन आता है, उसको वो कैसे यूज़ करते हैं। उन्होंने जैसे जैसे उनका करियर आगे बढ़ता गया, उन्होंने हर एक मार्केट क्रैश से सिर्फ यही सीखा है कि अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, कहाँ ग्रीड लेकर आनी है, कहाँ फियर लेकर आना है, कैसे स्ट्रेस को मैनेज करना है। उन्हें इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था कि रिसेशन साइकिल क्या है, कितने सालों बाद रिसेशन आ रहा है, किसने कितना पैसा डाला, किसने कितना पैसा निकाला है, कब रिसेशन आया, कौन सा
सरप्राइजिंग इवेंट हुआ, कौन सा आउटलायर इवेंट्स हुआ, उन्हें इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उन्हें बस एक चीज़ समझनी थी कि कुछ भी हो रहा है, सरप्राइजिंग चीज़ हो रही है, उस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, बट चीज़ हो रही है, मेरे ऊपर अगर स्ट्रेस आ रहा है तो मुझे उस स्ट्रेस को मैनेज करना सीखना है, हैंडल करना सीखना है, और यही चीज़ आपको सीखनी है। सरप्राइजिंग कभी भी हो सकती है यार। अगर मैं बात करूं कल आपके साथ क्या हुआ, उससे आप ये जस्टिफाई नहीं कर सकते कि आज आपके साथ क्या होगा, और कल आपके साथ क्या होने वाला है उसको आप ये इस चीज़ से जस्टिफाई नहीं कर सकते कि आज आप क्या कर रहे हो। सरप्राइजिंग चीज़ कभी भी आपके साथ हो सकती है, पर हाँ अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ, कोई आपके साथ ऐसी घटना हुई जिससे आपका बहुत लॉस हो गया, तो उस घटना में अपने स्ट्रेस और अपने डिप्रेशन लेवल को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे अपने आप को सर्वाइव रखना है उस सिचुएशन में, वो आपको अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीखना है, दूसरों के पास्ट एक्सपीरियंस से सीखना है। और फाइनेंशियल वर्ल्ड में लोग नंबर्स की वजह से नहीं हारते, लोग हारते अपने इमोशंस को कंट्रोल ना करने की वजह से। और ये पूरी किताब आपके इमोशंस, ग्रीड, फियर, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर है। होप कि आपको मैं समझाने में कामयाब रहा। चैप्टर बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, अगर मैं आपको बताऊं, इसको समझा उसके बाद फिर मैंने आपको समझाया। उम्मीद करता हूं कि आप सारी चीज़ों को भूल जाइए, बस आप ये समझिए कि पास्ट में जो भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, आप उससे अपने फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना बंद कर दो। बस आप ये देखो कि कोई भी बड़ा इन्वेस्टर है, या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ, आपने पैसा लॉस किया, उस समय आपकी क्या फीलिंग थी, और अगर उस फीलिंग को आपने कंट्रोल नहीं कर पाया, आपने कुछ और स्टेप लिया जिसकी वजह से आपका और पैसा लॉस हुआ, फिर इन फ्यूचर अगर वैसी सिचुएशन आती है तो आपको ये पता होना चाहिए कि यार उस समय जब मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैंने ये गलती करी जिसकी वजह से मेरा पैसा और लॉस हो गया, तो वो गलती अब मुझे नहीं करनी, मतलब मुझे अपने इमोशंस पर काबू रखना है। एंड होप कि आपको समझ में आई उन चीज़ें, समझ में आई तो चैनल को सब्सक्राइब करो, आगे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। और नेक्स्ट जो सीरीज़ है, जो फाइनेंशियल एजुकेशन नेक्स्ट सीरीज़ है, वो आप किस बुक पर चाहते हो वो भी कमेंट सेक्शन में डालो। लास्ट सारी वीडियोस को देखो, बहुत इजी वे में और इम्प्लीमेंटेशन के तौर पर मैंने आपको चीज़ें समझाई हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।